हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे आप सब लोग? मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? पहले तो मेरे को सब लोग बताइए कि मेरी आवाज आ रही है। आई एम ऑडिबल टू ऑल? तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है किसके ऊपर? एस्टिमेशन थ्योरी के ऊपर, ठीक है। इसमें आज जो है हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 4 है इसमें हमारा, ठीक है। कौन सा लेक्चर नंबर है? लेक्चर 4, ठीक है। तो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? सफिशिएंसी की बात, ठीक है। एफिशिएंसी और सफिशिएंसी दोनों हमने डिस्कस किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जो हमने कल के लेक्चर में देखा था उसका एक थोड़ा सा रिव्यू देख लेंगे ताकि हमारा थोड़ा रिवाइज हो जाए, फिर हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, सफिशिएंसी, ठीक है। क्योंकि कल के लेक्चर सीरीज में हमने क्या किया था? हम एग्जाम्पल किए थे सफिशिएंसी के, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड यानी कि सफिशिएंसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल और करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने कौन सा एग्जाम्पल किया था? अपने एक्सपोनेंशियल का एग्जाम्पल किया था, और एक्सपोनेंशियल में भी दो केसेस देखे थे हमने, ठीक है। वो डिपेंड अपॉन देयर पीडीएफ, ठीक है। तो आज हम एक्सपोनेंशियल के और एग्जाम्पल देखेंगे, फिर साथ में यूनिफॉर्म का भी देखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट एग्जाम्पल हो जाएंगे तो हमें एक आइडिया मिल जाएगी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में हम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स किस तरह से निकालते हैं किसी अपने पैरामीटर, ठीक है। फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्रेमर इनइक्वालिटी को, ठीक है। और क्रेमर इनइक्वालिटी से पहले हम और क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पे कंप्लीटनेस भी डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? कंप्लीटनेस, क्लियर। तो सबसे पहले तो सभी लोग शेयर कर दीजिए इस लिंक को, ठीक है, ताकि और लोग भी ज्वाइन हो पाए, ठीक है। चलिए, तो फिर जब तक और लोग ज्वाइन होते हैं कुछ देर वेट कर लेते हैं उन लोगों का भी, ठीक है। मैं आप लोगों को जब तक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कुछ। क्या इन्फॉर्मेशन है कि जैसे आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जब स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है कब से? 15 नवंबर। ये बैच उन लोगों के लिए है जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की, और जो टारगेट किसको कर रहे हैं? 2023 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बैच में अभी लिमिटेड सीट है, तो फटाफट एनरोल कर लीजिए। जो बैच स्टार्ट कब से हो रहा है मैं अभी फिर कर देता हूँ, 15 नवंबर, ठीक है। जो बैच कब तक वैलिड रहेगा आपका? 28 फेब 2023 को। क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि हमारा जो एग्जाम हो जाता है फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में हो जाता है, ठीक है। तो फरवरी लास्ट तक आप तक क्या होगा? बैच वैलिड रहेगा वो, ठीक है। यानी कि जो भी आपको वीडियोस वगैरह जो कुछ भी होगा डीपीपी पीडीएफ वो सब तक कब तक रहेगा आपके पास? 28 फेब 2020, ठीक है। लिमिट सीट है, फटाफट इसमें एनरोल करें, ठीक है। फिर अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग एक बार में फिर से बोल दो, सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सफिशिएंसी, ठीक है। तो सफिशिएंसी में जैसे कि मैंने बताया था सफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है। पहले एक बार मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ कि सफिशिएंसी होता है, तो नाम से समझ में आ रहा है सफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कोई भी चीज सफिशिएंट। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? एक एस्टिमेटर ऐसा फाइंड करते हैं जो हमारा क्या हो? पैरामीटर को एस्टिमेट कर पाए। एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स जिसका यूज करके हम क्या कर पाए? अपने पैरामीटर को एस्टिमेट कर पाए, ठीक है। उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, यानी कि एस्टिमेटर बोलते हैं, ठीक है। अब वो एस्टिमेटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से? अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी और सफिशिएंसी, ठीक है। ये 4th नंबर का हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये मैं क्या देता है एक्चुअल में? सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बताता है कि वो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन यानी कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देता है अपने एस्टिमेटर के बारे में, ताकि हम उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वही चीज अब इसको निकालेंगे कैसे और पता कैसे चलेंगे कि वो हमारा एस्टिमेटर सफिशिएंट? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम फैक्टराइजेशन थ्योरम, जो कि ये सफिशिएंट। अब क्या होती है फैक्टराइजेशन थ्योरम? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, एक बार मैं फिर से रिव्यू कर देता हूँ उसको, ठीक है। क्या होती है फैक्टराइजेशन थ्योरम? ठीक है, ठीक है। क्या होती है फैक्टराइजेशन थ्योरम? फैक्टराइजेशन थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी सैंपल दिए हुए हैं, तो एन सैंपल निकाले हमने किसी भी पॉपुलेशन में से, ठीक है, उन सैंपल वैल्यूज का कुछ पीडीएफ होगा हमारा, ठीक है। उन सैंपल वैल्यू का सभी का हम क्या निकालेंगे? ज्वाइंट डेंसिटी। तो हम बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। तो एल क्या होता है? लाइक्लीहुड फंक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ द सैंपल। अगर इसको हम एक्सप्रेस कर पाए किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, जी ऑफ टी ऑफ एक्स टू द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर थीटा इनटू एच ऑफ एक्स। यानी कि एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो हमारा क्या हो? सैंपल वैल्यू का फंक्शन हो, किसके थ्रू? पैरामीटर के थ्रू, ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन मिल जाए दैट इज एच ऑफ एक्स, जो हमारा फंक्शन हो किसका? सैंपल वैल्यू का,
और साथ में क्या होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमारे पैरामीटर थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अगर इस फॉर्म में अगर हम अपने डेंसिटी फंक्शन को, या फिर हम बोले जॉइंट डेंसिटी फंक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम बोलेंगे ये टी ऑफ एक्स जो दिख रहा है क्या है, दिस इज टी ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ द सैंपल वैल्यू, ये जो होगा वो सफिशिएंट होगा हमारा, या फिर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर द पैरामीटर फॉर, ठीक है। ये छोटी सी हमारी फैक्टराइजेशन थी, छोटी जिसी ऐसे, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे इसको अप्लाई करें, यानी कि इसकी एप्लीकेशन क्या होंगी फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है। जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन देख चुके थे हम, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट दिया था। कौन कौन सा दिख रहा था, एक बार पहले देख लेते हैं, ठीक है। पहला हमने जो दिखा था वो एक्सपोनेंशियल के लिए देख रहा है, ठीक है। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको पता है कई तरह से पीडीएफ लिखा रहता है। पहला जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है कि जो अगर पीडीएफ क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो रेंज होती है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है। ये वाला केस ऑलरेडी हम देख चुके हैं, किस तरह से हम फैक्टराइजेशन थ्योरम इसमें अप्लाई करके और सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं अपने पैरामीटर लैम्डा के लिए। तो इसके इसमें क्या आया था हमारा, फटाफट सभी लोग बताओ कि इस केस में क्या आया था। इस केस में जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स आया था वो कितना आया था, दैट इज समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन, अगर हमारे पास सैंपल साइज एन दिया हुआ है तो, ठीक है। एक्स आई इज सफिशिएंट, इज सफिशिएंट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरह से निकाला था, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरे को इस क्लास के बाद प्रीवियस क्लास को देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये हमारा समेशन एक्स आई सफिशिएंट क्यों है लैम्डा, ठीक है। और दूसरा केस हमने कौन सा देखा था, दूसरा केस देखा था कि अगर हमारा पीडीएफ दिया हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू डी पावर माइनस का एक्स माइनस थीटा, ठीक है, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। यानी कि ये भी एक्सपोनेंशियल ही है, बट क्या है हमारा पैरामीटर पे डिपेंडेंट है इसकी रेंज। इस केस में हमारा जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स था वो कितना था, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स या फिर मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मिनिमम ऑफ जो भी हमें सैंपल वैल्यूज दी है उनमें, ठीक है। ये हमारे लिए क्या था, सफिशिएंट, सफिशिएंट किसके लिए, पैरामीटर के लिए, जो भी हमारा थीटा है। यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोगों को, ठीक है। ये हम ऑलरेडी यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, अब इसके आगे कंटिन्यू करने वाले, ठीक है। यार 2 एग्जाम्पल इसी के लिए, अब एक्सपोनेंशियल को ही हम कंटिन्यू करेंगे, पहले क्रम यूनिफॉर्म पे आएंगे, क्योंकि बेसिकली क्या है, 2-3 डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन सा, पहला तो एक्सपोनेंशियल, दूसरा यूनिफॉर्म, और तीसरा नॉर्मल, और एक चौथा ज्यादातर वो पूछ लेता है पॉइसन, ठीक है। ये 4-5 डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं हमारे, ठीक है। और ज्यादा क्या, बल्कि क्या है कि यही पूछे जाते हैं, और इसके अलावा और कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो पूछे बाई चांस वाली बात है और कोई डिस्ट्रीब्यूशन पूछ ले, ठीक है। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो एक्सपोनेंशियल और यूनिफॉर्म और नॉर्मल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से सफिशिएंट, ठीक है। चलिए इसके सभी केसेस देख रहे हैं, तो भाई हम देख रहे हैं 2 केस हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अब एक तीसरे केस पे आते हैं हम, ठीक है। तीसरे केस में एक्सपोनेंशियल का क्या फॉर्म होता है, वो होता है, जो यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 पैरामीटर वाले, सॉरी सिंगल पैरामीटर एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, ठीक है। एक पैरामीटर इसमें था, एक में इसमें था। अब हम एक्सपोनेंशियल ही देखेंगे बट 2 पैरामीटर वाला, ठीक है। अब 2 पैरामीटर वाला जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका पीडीएफ आई होप सब लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आप लोग नोट डाउन करें, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 पैरामीटर, 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें देखो 2 पैरामीटर का पहले पीडीएफ तो लिख देता, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एन रैंडम सैंपल है, देखो x1 x2 x3 डॉट डॉट xn बी रैंडम सैंपल ऑफ साइज, ठीक है। ऑफ साइज, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम 2 पैरामीटर, 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंट, ठीक है, एन,
क्लियर है सब लोगों को? तो उसका पीडीएफ लिख लेते हैं सबसे पहले। तो पीडीएफ क्या होगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा, क्या होता है 1/सिग्मा इंटू ई टू दी पावर माइनस का एक्स अपॉन वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या है, रेंज डिपेंडेंट है। अब देखते हैं इस वाले केस में हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फैक्टराइजेशन थ्योरम कैसे अप्लाई करना, कर आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा कि फैक्टराइजेशन थ्योरम किस तरह से अप्लाई करना आएगा, तो इस केस में भी आप सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स यानी कि इसमें फैक्टराइजेशन थ्योरम अप्लाई करके निकाल सकते हो हमारे पैरामीटर थीटा और सिग्मा। अब यहाँ पे दोनों ही कैसे है हमारे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर थीटा एंड सिग्मा, दो पैरामीटर है ना हमारे पास, दोनों ही हमारे आर नोन। ठीक है, क्योंकि दोनों का ही एस्टिमेट करना है, तो दोनों का हमें क्या निकालना है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सब फैक्टराइजेशन थ्योरम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें लाइक्लीहुड फंक्शन है। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, बेसिकली लाइक्लीहुड फंक्शन जो होता है वो हमारा ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी फंक्शन इसका निकालोगे, जो सैंपल वैल्यूज दी हुई है दैट इज x1 2 x3 डॉट डॉट गिवन बाय गिवन, क्या होगा, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन को लाइक्लीहुड फंक्शन भी बोलते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एल इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, दैट इज प्रोडक्ट आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई, और एफ ऑफ एक्स आई हमको गिवन है, दैट इज मतलब पीडीएफ उसका। ठीक है, तो पीडीएफ क्या दिया हुआ है, दैट इज प्रोडक्ट आई इज इक्वल टू 1 to n, प्रोडक्ट दिया हुआ है दैट इज 1/सिग्मा, क्या है 1/सिग्मा इंटू ई टू दी पावर, तो ये एक्स पे लिख दें। ठीक है, माइनस क्या आएगा, दैट इज एक्स आई माइनस थीटा अपॉन अकेला। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। नाउ यहाँ पे एक चीज और मैं लिख देता हूँ साथ में, रेंज। ठीक है, जो एक्स आई है वो क्या है, ग्रेटर देन। ठीक है, चलिए अब इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो जब प्रोडक्ट होगा तो क्या मिलेगा हमें, दैट इज 1/1 है। ठीक है, क्या आएगा 1/सिग्मा की पावर। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे देखो ध्यान से, प्रोडक्ट है तो अंदर जाके समीशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल यहाँ पे ई टू दी पावर लिख देता हूँ -1/सिग्मा, तो ऐसे ही रहेगा हमारा। ठीक है, और अंदर क्या हो जाएगा, बेसिकली समीशन आई हो जाएगा, वेयर आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एन थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा एन। क्या हुआ यहाँ तक, अब इसको थोड़ा सा ब्रेकआउट करके देखते हैं, क्या है 1/सिग्मा की पावर, ठीक है, इंटू ई टू दी पावर माइनस का समेशन आई ऑन सिग्मा। मतलब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर इंटू एक काम वो कर दे, इंटू इसको अलग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एन थीटा अपॉन सिग्मा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। Now, अब यहाँ पे क्या है, ये डिपेंडेंट रेंज है, और कल मैंने समझाया था आप लोगों की, अगर डिपेंडेंट रेंज यानी कि रेंज है वो पैरामीटर पे डिपेंडेंट होगी, तो उसको हमें ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं रेंज को भी साथ। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले मैं लिख के बता देता हूँ आप लोगों की। सबसे छोटा जो होगा मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग वो x1 मान लिया। ठीक है, लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3, इस तरह से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू xn। ठीक है, और रेंज जो है वो थीटा, जो एक्स आई है वो थीटा से बड़ा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक्स आई जो है वो थीटा से बड़ा है, इसी तरह ओपन होगा। चलेगा रेंज क्या इज लेस देन दिस एंड दिस। दैट मीन्स इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है यानी कि मिनिमम वाला है, यानी सबसे छोटा वाला है, की रेंज है थीटा से लेके 1। इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे एक इंडिकेटर वेरिएबल लेके। ठीक है, इससे रेंज जो होता है वो इंडिकेटर वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किसका इंडिकेटर फंक्शन लिख रहा है, और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स,
किसके लिए, और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स x 1 के लिए, ठीक है। क्या रेंज होगी, दैट इज फ्रॉम दी थीटा टू सेकंड ऑर्डर, क्लियर हुआ। नाउ सिमिलरली अगर x2 के लिए लिखने चाहेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए अप टू इनफाइनाइट, और x3 के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, सेकंड से लेके हमारा कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। तो इस तरह से अगर हम लिखते जाएं तो प्रोडक्ट में आ जाएगा, सारी रेंज लिख रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट i इज इक्वल टू 2 से लेके कहाँ तक, n तक आएगा। कहाँ तक आएगा, क्योंकि n रैंडम वेरिएबल बचे ना हमारे पास, क्या है, कहाँ तक आएगा, n तक आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो यहाँ पे पूछ सकते हो कहाँ से आया, ठीक है। टू n इसका लिखना है हमें, आई ऑफ कहाँ से कहाँ तक है ये हमारी रेंज, ये हमारी x2 से लेके इनफाइनाइट, x1 से, ठीक है। इसकी लिख रहे हैं हम x, हो गया सारा, यहाँ पे मैंने रेंज दी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली हमें फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहती है हमारी, कि हमें ऐसे कन्वर्ट करना है कि वो हमारा फंक्शन किसका हो, पैरामीटर का और सैंपल वैल्यू का। अगर हम इसको ध्यान से देखें इस वाले पार्ट को, में हमें क्या दिख रहा है, सिग्मा और फंक्शन ऑफ द सैंपल वैल्यू, यानी कि ये तो हमारा किसके लिए हो गया, उसके लिए, इसके लिए हमारे, और साथ में ये भी तो है, इसको भी तो कंसीडर कर सकते हैं। और एक काम और करो, साथ में इसको भी ले लो, दिक्कत, ये तीन चीज ले ली हमने, ठीक है। अब इन तीनों को ध्यान से देखो जरा, इन तीन फंक्शन, ये फंक्शन किस किस के फंक्शन दिख रहा है, ये ऑफ किस किस का फंक्शन दिख रहा है, ये हमारा, एक तो हमारा फंक्शन दिख रहा है समेशन एक्स आई, ठीक है, तो ऊपर लिखा है कॉमा, और दूसरा सैंपल वैल्यू लिख लेते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। और फिर पैरामीटर कौन कौन से दिख रहे हैं, थीटा दिख रहा है और सिग्मा दिख रहा है, तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख लेते हैं, तो ये हमारा सिग्मा हो जाएगा, और इसके इन चारों का ही तो फंक्शन है ये चार तीन, ठीक है। और ये क्या फंक्शन है, ये सैंपल वैल्यू का फंक्शन है इनके एच ऑफ एक्स, ठीक है ना। ना अब मेरे को बताओ कि अब ये लोग साथ में ही तो है एक तरह से, ठीक है, तो इनको हम क्या बोल पाएंगे, ज्वाइंटली सफिशिएंट बोल पाएंगे, क्योंकि साथ में थीटा और सिग्मा, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से दैट समेशन xi कॉमा वेयर i इज इक्वल टू 1 to n, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इज jointly sufficient फॉर, इसके लिए क्या पैरामीटर, सिग्मा और थीटा, सिग्मा एंड थीटा, क्लियर। अब इसको एक तरह से और भी लिख सकते हो, समेशन एक्स आई को क्या लिख सकते हो, एक्स बार, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एक्स बार कॉमा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, क्यों, क्योंकि एक इस तरह का ही एग्जाम में हेलो हेलो चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, एक्सपोनेंशियल के बारे में। अगर दो पैरामीटर होंगे तो उसके लिए सफिशिएंट क्या होगा हमारे पास, इस सेकंड, तो मैं होगा समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 1 to कॉमा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। हमारा क्या होगा, ज्वाइंटली जॉइंट सफिशिएंट होगा फॉर सिग्मा एंड पैरामीटर, ठीक है। ये हमारा दो पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब मान लो एक और केस ले लेते हैं, मान लो अगर हमारे पास दोनों पैरामीटर सेम हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है कि ये हमारा कौन सा केस आएगा, फोर्थ, ठीक है। कि अगर हमारे पास पीडीएफ दिया हुआ है,
ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/थीटा इंटू ई टू डी पावर माइनस एक्स माइनस थीटा ऑन थीटा। रेंज होगी वो क्या होगी हमारे इज एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल। अब इस केस में बताओ यहाँ पे क्या किया हमने सिग्मा और थीटा को एक ही कर दिया। अब उस केस में इसका पैरामीटर थीटा एक ही माना है, नहीं कि थीटा तो एक ही है, नहीं पैरामीटर एक ही है वहां पर इसमें। ठीक है, इस केस में हमारा क्या बोलेंगे, इस केस में हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, अब ये हमको निकालना है। देखो कैसे निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले वही लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे। यहाँ पे मानेंगे n रैंडम सैंपल है हमारे पास। ठीक है, वो तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। ठीक है, यहाँ पे आई को लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आई की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब लाइक्लीहुड फंक्शन किस तरह से निकालना, वही सेम प्रोसीजर, दैट इज प्रोडक्ट आई इक्वल टू 1 to n। फिर क्या हो जाएगा जब रख दो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, लाइक्लीहुड फंक्शन दैट इज थीटा की पावर n इंटू ई टू डी पावर क्या हो जाएगा, ये समीशन में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा समीशन, क्योंकि हम प्रोडक्ट निकाले ना इसका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये माइनस का 1/थी थीटा समीशन एक्स आई माइनस। क्लियर। अब इसको ये हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा 1/थीटा की पावर n इंटू तो, और यहाँ पे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एक्स आई जो है हमारा ग्रेटर इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब इसको हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। जब भी याद रखना, जब भी अगर इंडिपेंडेंट है तो हमें लिखना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ई एक्स पी। ठीक है, ई एक्स पी ऑफ माइनस का समीशन एक्स आई अपॉन थीटा। एक बार जी ब्रेक कर दिया, और दूसरा क्या कर दिया, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ई टू दी पावर माइनस क्या बचेगा, सिंपल एन बचेगा। क्या बचेगा, टू दी पावर एन बचेगा। ठीक है, फिर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लिख लेते हैं। तो क्या आएगा ये हमारा, पहले इसके लिए x1 के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कहा क्या से लेके कहाँ तक इनफाइनाइट है, तो क्या होगा से तो कहाँ तक xn तक, और लास्ट में इनफाइनाइट। देखिए x1 की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई, थीटा से लेके सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो वही हम इंडिकेटर फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक, थीटा से लेके सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसकी रेंज है ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की रेंज हो जाएगी वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से लेके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट आई इज इक्वल टू 2 से लेके n। ठीक है, इंडिकेटर फंक्शन ऑफ व्हाट, एक्स ith ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, वेयर रेंज क्या होगी, जैसे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से लेके। क्लियर हुआ। नाउ अब यहाँ पे फंक्शन देखो, अगर इसको और इसको ध्यान से देखें, तो ये तीन फंक्शन जो दिख रहा है वो हमारे पैरामीटर और सैंपल फंक्शन दिख रहा है। ठीक है, सो व्हाट वी कैन राइट इट एट, थीटा का पैरामीटर कौन है, तो वो थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, समीशन एक्स आई पे भी डिपेंड कर रहा है, और हमारा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पे भी डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे फंक्शन कौन सा मिला, दैट इज जी ऑफ, तो समीशन एक्स आई मिल गया, और एक क्या मिल गया हमें, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स किसके पैरामीटर के साथ, पैरामीटर थीटा के साथ, इनटू एक फंक्शन सैंपल में। दैट मीन्स थीटा का जो सफिशिएंट होगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समीशन एक्स आई कॉमा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जॉइंटली सफिशिएंट इज जॉइंटली सफिशिएंट फॉर पैरामीटर। अब ध्यान से देखो, जब हमारे पास दो पैरामीटर थे तब भी हमारा आ रहा था, पर क्या था कि ये किसके लिए था, ये सिग्मा के लिए था, ये हमारे किसके लिए था, के लिए। अब इसको हमने दोनों इक्वल कर दिए, तो ये जॉइंटली सफिशिएंट होंगे पैरामीटर थीटा के लिए जो हमारा बुक है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी डिफर करती हैं, इसलिए ये सफिशिएंट वाला जो टॉपिक है वो लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्पल में डिफरेंट प्रोसीजर, तो प्रोसीजर तो हमने वही यूज करा है, बट क्या है थोड़ी थोड़ी चीजें चेंजेस आ जाती है। एक ही डिस्ट्रीब्यूशन था एक्सपोनेंशियल, उसमें ही कितने सारे केसेस बने हमारे। ठीक है, हर केसेस में क्या है हमारा सफिशिएंट अलग आए। सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन थोड़ा सा चेंज होगा तो उसका पीडीएफ चेंज होगा। अब पीडीएफ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब हमारे इन्फॉर्मेशन जो चाहिए हमें वो हिसाब से नहीं मिलेगी, जैसा पीडीएफ होगा उस हिसाब से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उस हिसाब से हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स मिलेगा। ठीक है, तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या हुआ, हमें उस पैरामीटर के बारे में, जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें जो पैरामीटर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, वो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो वो ऐसे ही मिलेगी। क्लियर हुआ।
चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी एक्सपोनेंशियल के। आई होप सारे केसेस हो गए होंगे एक्सपोनेंशियल के और आप लोगों को क्लियर भी होंगे कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई भी केस आ जाता है डिवीजन रिलेटेड तो आप उसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब एक और केस देख लेते हैं। आप दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, कौन सा? दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आते हैं हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पता है, नाम से ही समझ में आता है यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जनरल केस ले लेते हैं, पहले यूनिफॉर्म के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यूनिफॉर्म का पीडीएफ जो होता है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, इज 1/b माइनस ए, जब हमारा ए एक्स जो है वो लाई करे। ठीक है, ये जनरल हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सफिशिएंट। ठीक है, अब ए की वैल्यू जैसे ए और बी की यानी कि जो रेंज है वो जैसे जैसे चेंज होती आएगी उस हिसाब से हमारा यूनिफॉर्म भी फंक्शन भी चेंज होता है। ठीक है, फंक्शन चेंज होगा तो उसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा इसमें ध्यान रखो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ केसेस देख लेते हैं। तो पहला जो केसेस ले लेते हैं, सपोज सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, इसका मान लो अगर हमारे पास क्या है, x1 x2 डॉट डॉट x, क्या है, कुछ सैंपल्स है हमारे पास, यानी कि रैंडम सैंपल है जो हमने कहाँ से निकाला, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। कहाँ से निकाला? रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी रेंज भी होगी, तो क्या मान ली रेंज, दैट इज 0 से लेकर 3। और सिंपल बेसिक एग्जांपल है इसका यूनिफॉर्म। ठीक है, अब इस केस में हमें क्या करना है, ठीक है, देखो कैसे फाइंड। ठीक है, अभी लोग ट्राई करते जाइए इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं भी ट्राई करता हूँ, आप लोग भी। ठीक है, ताकि आप लोग करोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी स्टडी पे। ठीक है, तो आपको कम से कम पता चलेगा किस तरह से निकालना है। यूज हम वही करेंगे इसका, फैक्टराइजेशन थ्योरम का ही। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड दी sufficient स्टैटिस्टिक्स फॉर पैरामीटर थीटा। क्लियर है? देखो कैसे, सबसे पहले तो हम इसका पीडीएफ लिख लेंगे। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया, यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्व। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो इसका पीडीएफ लिख लेते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स आई कितना होगा, बताओ मेरे को। क्या बोल रहा था मैंने, 1/b माइनस ए, यानी कि 1/थीटा माइनस 0 रहते हैं, यानी कि 1/। ठीक है, और रेंज जो होगी वो क्या होगी एक्स आई की हमारी, 0 से लेके थीटा तक। दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे भी रेंज डिपेंडेंट है पैरामीटर थीटा, क्योंकि यहाँ पे जब हम लाइक लिखेंगे तो हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फैक्टराइजेशन थ्योरम में लाइक्लीहुड फंक्शन। ठीक है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/थीटा की पावर n हो जाएगा, सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, ये मेरे को बताने की जरूरत है, आई होप ये तो समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, अब इसमें रेंज लिखेंगे। पहले तो अगर हम इसको रीअरेंज करना चाहें तो कैसे अरेंज करोगे, 0 इज लेस देन x1, लेस देन, आई होप थोड़ा सा राइटिंग का इशू हुआ। मैं प्रॉपर ये ब्रैकेट में जो लिखता हूँ वो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू x1 x2 x3 सब में से जो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या होगी, x1 x2 और डॉट लास्ट में होगा। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके कहाँ तक होगी, 0 से लेके सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, और इसी तरह से चलते रहेंगे। अगर हम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की बात करें, इस ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई, n-1 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, कि आई ऑफ, इसकी बात करूँ पहले फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके कहाँ तक होगी, सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। इसकी हमारी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। इसी तरह से सेकंड का लिख लेना, थर्ड का लिख लेना, फोर्थ का लिख लेना, फिफ्थ का। मैं सीधा डायरेक्टली डॉट 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 करके किसकी लिख लेता हूँ, लास्ट वाले की, यानी कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स।
ठीक है। तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी हमारी, एक काम करूँ 0 से लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या लिख देता हूँ 0 से लेके, इन तो हमें थीटा चाहिए ना, आप n-1 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, क्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेन तो हमें पैरामीटर चाहिए, तो पैरामीटर हमें मिल रहा है उसके अंदर, तो हमें वो चाहिए था, वो हमने लिख दिया, ठीक, n-1 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, मैंने रेंज। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ऐसा दो फंक्शन, एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो पैरामीटर और हमारे सैंपल वैल्यू का हो, तो वो कौन सा फंक्शन है, वो ये वाला फंक्शन, देखो ध्यान है कि नहीं है, इसमें सैंपल वैल्यू और पैरामीटर है, और पैरामीटर साथ में अलग से भी, ठीक है। और ये जो बीच वाले जो फंक्शन दिख रहा है ये हमारे फंक्शन, ठीक है। तो व्हाट वी कैन राइट इट एज, हमें एक फंक्शन मिल गया जो हमारा क्या हो, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर थीटा का हो, ध्यान से देखो अगर है, ठीक है, कॉमा इनटू वन, ठीक है, फंक्शन ऑफ द सैंपल। हमने यहाँ पे n- ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो रेंज है, ये वो फंक्शन नहीं है, वो रेंज है। यहाँ पे तो फंक्शन किसका बता रहा है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, ये तो उसकी रेंज है, ठीक है, इसलिए इसको नहीं रिप्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अगर 0 लिखोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा, इसलिए क्योंकि हमारी ये जो वैल्यू होगी वो हमारी कहाँ से होगी, स्टार्टिंग 0 से तो होगी, तो इसको मैं 0 ही रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखने में सही लगेगा और आपको समझ में भी आएगा कि क्यों है। तो ये हो गया, तो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हो, बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज सफिशिएंट, इज सफिशिएंट फॉर पैरामीटर थीटा। आता क्लियर हुआ सब लोगों को। अब इसी से कई और एग्जाम्पल बन सकते हैं, मान लो कि यहाँ पे वो कर दे थीटा से लेके थीटा प्लस वन, क्या कर दे, थीटा से लेके थीटा प्लस वन, उसमें देख लेते हैं क्या केस हो सकता है हमारा। मान लो कि हमारा जो एक्साई है, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म को लेके, कहाँ से थीटा से लेके थीटा प्लस। अब इसमें मेरे को बताओ कि क्या होगा हमारा सफिशिएंट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, उस केस में यहाँ पे होगा कि अगर हम लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे, क्या मिल जाएगा, लाइक्लीहुड फंक्शन हमें 1 थीटा प्लस वन, यानी कि 1 ही आएगा सिंपल, ठीक है। इसमें इंडिकेटर फंक्शन में लगाऊंगा तो क्या आएगा, दैट इज, अगर हम इसको इंडिकेटर फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो जो एक्साई है वो लाई कर रहा है थीटा से लेके थीटा प्लस वन के बीच। दैट मीन्स अगर इसको लिखें ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में तो क्या होगा जी, x1 कॉमा x2 डॉट डॉट लास्ट में क्या आएगा, xn ये थीटा प्लस वन, ठीक है। यानी कि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स देखें तो वो थीटा से लेकर सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तक आएगा, और यहाँ पे हम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो n-1 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से लेके थीटा प्लस वन, यानी कि -1 हो जाएगा। दैट मीन्स एक तरह का अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, क्या लिखे, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की जो रेंज आ रही है वो कहाँ से कहाँ तक, थीटा से लेके सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इस तरह से डॉट डॉट करेंगे तो हमारे क्या मिलेगा, लास्ट में इंडिकेटर फंक्शन फॉर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी हमारी, ये होगी हमारी क्या n-1 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के थीटा प्लस वन, ठीक है। तो इस तरह से आप कैसे निकाल सकते हो, तो इसमें सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, अगर थीटा यहाँ पे कर दोगे, यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1, दैट मीन्स हमारा सफिशिएंट क्या हो जाएगा इस केस में, ये फंक्शन जो मिल जाएगा वो हमें फंक्शन मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस, दैट मीन्स कॉमा थीटा, so that imply first order statistics and nth order statistics -1 is jointly sufficient, is jointly sufficient for, ठीक है। अगर इसमें माइनस की जगह वो +1 भी कर देता है या फिर इसको हटा भी देता कि फर्स्ट और लास्ट लिख देता तब भी हमारा वो सफिशिएंट कहलाता, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस कोई कर नहीं। क्लियर हुआ सब लोगों को कि किस तरह से डिफरेंट रेंज होगी उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देख लेना थीटा जो है वो किस रेंज पे डिपेंड कर रही है, वही इसमें आंसर हो जाएगा, और तो आपको इसमें ज़्यादा सोचने की ही नहीं। क्लियर हुआ, तो ये तो बात हो गई पूरी हमारी सफिशिएंसी के लिए, सफिशिएंट का, ठीक है। आई होप सब लोगों को क्लियर होगा एक्सपोनेंशियल और हमारा किसके बारे में, एक्सपोनेंशियल और यूनिफॉर्म का, ठीक है। एक केस और देख लेते हैं जो स्टैंडर्ड भले ही नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या केस है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टैंडर्ड भले ही नहीं है लेकिन बहुत पूछा जाने वाला है, क्या है,
उसमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज थीटा इंटू एक्स टू दी पावर थीटा माइनस समथिंग, कुछ लाइक दिस ऐसी होता है, ठीक है। थीटा की पावर एन मतलब एक्स टू दी पावर सम पैरामीटर होता है कुछ, ठीक है। यहाँ पे जो रेंज होती है वो क्या होती है हमारी, एक्स की ग्रेटर देन जीरो, समटाइम्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस, ठीक है। तो अब इस केस में निकालना है, तो सबसे पहले लाइक्लीहुड फंक्शन निकालोगे तो क्या होगा हमारा, थीटा की पावर एन इंटू प्रोडक्ट आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई की होल पावर कितना होगा, थीटा माइनस 1 होगा, यही आएगा। हमें देखना है कि ऐसा एक फंक्शन जो हमारा इसमें इंटू 1 मान ले, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसको एक काम करो, क्या कर सकते हो, थीटा की पावर एन इंटू प्रोडक्ट एक्स आई की पावर थीटा अलग कर दिया इंटू 1 अपॉन प्रोडक्ट एक्स आई कर, कोई दिक्कत यहाँ तक ना। अब ये जो फंक्शन दिख रहा है वो किसका फंक्शन दिख रहा है, हमारा थीटा और सैंपल वैल्यू का, यानी कि प्रोडक्ट एक्स आई का कॉमा थीटा, ठीक है। ये दिख रहा है हमारा सैंपल वैल्यू का फंक्शन, दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ xi is sufficient for the parameter theta, or we can imply that product I is equal to 1 to n xi is sufficient for theta, ठीक है। इन दिस केस क्लियर हुआ किस तरह से देखना है। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल अपन आ सकते हो, फैक्टराइजेशन थ्योरम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके वो सॉल्व हो जाएंगे इसके सफिशिएंट, क्लियर हुआ ना। अब क्या है, कुछ आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, सफिशिएंसी। अब जो है वो कंप्लीटनेस पे आते हैं, इस पे आते हैं कंप्लीटनेस, ठीक है। उसके पहले सभी लोग इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी ज्वाइन हो पाए, ठीक है, और मेरे को भी मोटिवेशन मिले ताकि इस तरह की लेक्चर सीरीज में आप लोगों के लिए रोज लेकर आ पाऊँ, ठीक है। चलिए तो फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए इस लिंक को। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट के बारे में, पढ़ने वाले हैं कंप्लीट। अब होता क्या है कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस जनरली हम सफिशिएंट के साथ में निकालते हैं। कंप्लीटनेस का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, सपोज, ठीक है, सपोज वी हैव सम स्टैटिस्टिक्स t इज इक्वल टू टी ऑफ, है एक हमको ये स्टैटिस्टिक्स दिया है, दिया स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसका हम यूज करके क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं अपने पैरामीटर, ठीक है, और द पैरामीटर थीटा, पैरामीटर थीटा। अब बताना है कि ये टी जो है हमारा, ये हमारा कंप्लीट है कि नहीं है पैरामीटर थीटा, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, उसके लिए हमें इसका इसी टी का जो कैपिटल टी लिखा है इसका कोई एक फंक्शन लिया हमने सपोज, ठीक है। इसका एक्सपेक्टेशन को हम क्या मानते हैं, इक्वल टू जीरो मान के चलेंगे ये इक्वल टू, या फिर एक काम करते हैं इसको कुछ और मान लेते हैं, टी अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने क्या माना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एच ऑफ टी, अगर इसको अगर हम जीरो मान के चले, ठीक है, क्या करते हैं हम इसको इसके एक्सपेक्टेशन को यानी कि इसके फंक्शन के एक्सपेक्टेशन को जीरो मान के चलते हैं और ये इम्प्लाई करते हैं कि उसका फंक्शन जीरो है, तो उस केस में बोलेंगे कि जो टी जो है वो कम, यानी कि मतलब एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर हमारे इसके फंक्शन का एक्सपेक्टेशन जीरो है इसके फंक्शन का एक्सपेक्टेशन जीरो है, तो वो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि वो फंक्शन की तो है तभी उसका एक्सपेक्टेशन, अदरवाइज नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ, फॉर एवरी पैरामीटर थीटा, फॉर एवरी पैरामीटर बिलोंग टू पैरामीटर स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि जो टी है हमारा यानी कि स्टैटिस्टिक्स है वो हमारा पैरामीटर थीटा है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे सबसे जो बेसिक एग्जाम्पल होता है बर्नौली, ठीक है। तो बर्नौली देख लेंगे कि बर्नौली में जो पैरामीटर है वो हमारे लिए यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो हम लेंगे वो हमारा कंप्लीट यानी कि, ठीक है। तो देखते हैं बर्नौली, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल पहला ले लेते हैं फॉर कंप्लीट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर द रैंडम सैंपल 1 2 डॉट डॉट p drawn from Bernoulli population, ठीक है। यहाँ से parameter
पैरामीटर व्हाट थीटा। नाउ फिर बोल रहा है कि एक उसने स्टैटिस्टिक डिफाइन किया टी दैट इज कंप्लीट ऑन नहीं कि ये जो है हमारा समेशन एक्सरसाइज जो दिया हुआ है वो हमारा कंप्लीट है या नहीं, कैसे बताओगे? मैंने वही वो कैसे, सबसे पहले क्या है कि हमें पता चल गया कंप्लीट है, इसको प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका एक कोई फंक्शन लेना, ठीक है। तो इसका एक फंक्शन हमने ले लिया, एच ऑफ टी ही फंक्शन ले लिया, ठीक है। जैसा कि और साथ में एक चीज और मैं बता दूं कि ये बर्नौली पॉपुलेशन यानी कि मैं लिख देता हूँ पहले, तो मैं बाद में कंसीडर करूंगा, ठीक है। कि हमारा जो एक्सआई है वो फॉलो कर रहा है बर्नौली, ठीक है। पैरामीटर थीटा का पीडीएफ जो होगा वो कितना होगा, सॉरी पीएमएफ, ठीक है। क्या होगा, थीटा टू दी पावर एक्सआई इंटू 1 माइनस थीटा टू दी पावर 1, ठीक है। फिर एक्सआई इज इक्वल टू क्या होता है 0, है ना। नाउ अब जैसे कि हमें टी इक्वल टू हमेशा एक्सआई, तो इसका हमें पता होना चाहिए इसका पीडीएफ और पीएमएफ क्या होता है, ठीक है। तो वी कैन से दैट टी दैट इज इक्वल टू हमेशा एक्सआई आई इक्वल टू 1 टू एन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी एक वेरिएट है हमारा बर्नौली कर रहा है, सम ऑफ वेरिएट हो जाएंगे अगर वो इंडिपेंडेंट हैं सारे, तो ठीक है। तो बाइनोमियल को फॉलो करने लगता है विद पैरामीटर एन कॉमा जो भी पैरामीटर उसका था, ठीक है। तो ये किसको फॉलो करने लगा, ये बाइनोमियल को फॉलो कर लेना विद पैरामीटर एन कॉमा थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक चीजें ये आप लोगों को पता होंगे आई होप, ठीक है। अब ये टी तो पता चल गया, अब मेन जो कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट का वो यूज करना है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है कंप्लीट का, कि इसका कोई फंक्शन लिया हमने एच ऑफ टी, मान लो इसका जो टी का फंक्शन लिया हमने एच ऑफ टी फंक्शन लिया, ठीक है। इसका एक्सपेक्टेशन को हम क्या मान के चल रहे हैं, 0 मान के चल रहे हैं। क्या मान के चलेंगे, इसके एक्सपेक्टेशन को हम 0 मान के चलेंगे और प्रूव कर देंगे कि एच ऑफ टी ही 0 है। वो कैसे, हमने क्या मान के चला कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच ऑफ टी इक्वल टू 0 हम कंसीडर करके चल रहे हैं ना। अब इसका एक्सपेक्टेशन, किसी भी चीज का एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता ही, ठीक है। यहाँ पे समेशन, यहाँ पे अब सैंपल वैल्यू क्या होगी एच टी के लिए, स्मॉल टी होगी, ठीक है। क्या होगी, स्मॉल टी, जो कि कहाँ से 0 से लेके एन तक, तो बाइनोमियल को फॉलो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, टी इक्वल टू 0 टू एन इंटू क्या आएगा यहाँ पे एच ऑफ टी इंटू क्या आ गया, एच ऑफ टी इंटू वॉट इज, इसका पीएमएफ आएगा, ठीक है। जो कि क्या होता है एन सी टी इंटू पी की पावर, और यहाँ पे थीटा है ना, थीटा की पावर टी इंटू 1 माइनस थीटा की पावर क्या हो जाएगी एन इज इक्वल टू 0। हम कंसीडर करके चल रहे हैं और बताना है कि ये एच ऑफ टी जो होगा वो कैसे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो पावर थीटा है, इसकी पावर 1 माइनस 3, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अगर हम कैलकुलेट करें अगर, तो क्या होगा टी इक्वल टू 0 टू एन एच ऑफ टी इंटू एन सी टी, ठीक है। क्या है एन सी टी, और इसको देखो क्या लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा की पावर टी, जो क्या है यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर लो, 1 माइनस थीटा की पावर एन कर दिया, और माइनस है तो नीचे आ जाएगा, तो 1 माइनस थीटा की पावर टी और हो गया, तो इन दोनों पे पावर टी है तो क्या हो जाएगी, साथ में हो जाएगी। और जो बचा क्या है हमारे पास, दैट इज 1 माइनस थीटा की पावर एन अलग से बचा इक्वल टू 0। अब ये समीशन के बाहर ले सकते हैं 1 माइनस थीटा की पावर एन, और जब समीशन के बाहर ले लेंगे तो वो 0 के साइड भी चला जा सकता है, यानी कि इस चीज को हम हटा भी सकते हैं। तो इसको हटा दें, क्या हटा ही देते हैं इसको, ठीक है। उसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है फिर, तो इक्वल टू 0 हो गया फिर, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखो तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, किसमें, पैरामीटर थीटा में। या फिर अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं है, तो एक काम करूँ जरा समीशन ओपन करके देख लो, तो अपन कर ही सकते हैं ना। जरा समीशन ओपन करो तो क्या हो जाएगा, एच ऑफ 0 इंटू एन सी 0 कितना होता है 1 होता है, तो बस लिखनी है इसकी पावर 0 यानी कि 1। फिर क्या आएगा एच ऑफ 1 इंटू एन सी 1 कितना होता है एन होता है, तो यहाँ पे एन लिख, ठीक है, इंटू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। क्लियर हो रहा है ना सब लोगों को। फिर क्या है 2 पुट करो, 0 हो गया 1 हो गया, 2 पुट करो तो क्या होगा एच ऑफ 2 प्लस सॉरी इंटू आएगा ना एन सी 2 आएगा एन सी 2 इंटू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा की पावर प्लस 1, इस तरह से चलता रहेगा इक्वल टू 0 है। अब ये बताओ थीटा तो जो है वो एक तरह की प्रोबेबिलिटी शो करता है, यानी कि उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 के बीच ट्राई कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है, तो यानी कि ये तो कभी नेगेटिव होगा, यानी कि 0 होगा नहीं कभी, ठीक है। और एन कभी 0 होता नहीं है, यानी कि कॉम्बिनेशन वाला जो पार्ट है
वो कभी जीरो होता नहीं है। तो फिर अगर इस पूरे पॉलिनोमियल को यानी कि इस पूरे इक्वेशन को जीरो होना है तो पड़ेगा, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको 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 यानी कि एच ऑफ जीरो, एच ऑफ ये क्या इम्प्लाई करेगा कि एच ऑफ जीरो इज इक्वल टू एच ऑफ वन इज इक्वल टू एच ऑफ टू इज इक्वल टू डॉट डॉट जीरो सारे, दैट इम्प्लाई कि एच ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। आया ना, है ना, दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन जीरो लेके पुट किया था और उसका फंक्शन जो है वो जीरो हो गया। दैट मीन्स जो हमने टी लिया था यानी कि सब कंप्लीट होगा हमारा थीटा। ऐसा क्लियर कैसे करना है कंप्लीटनेस, ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दी इन्फ्लुएंस। गणेश शेलके बोल रहे हैं हेलो सर, ठीक है, चलिए क्लियर हुआ यहाँ तक। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी से यानी कंप्लीटनेस से, ठीक है। ये तो सिंपल था, हमें सीरीज ओपन करनी थी, और क्या तरीका हो सकता है इसमें यानी कि और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो सब, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म का एग्जांपल ले लेते हैं, यूनिफॉर्म में देखते हैं कि उसमें कंप्लीट क्या होता है, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जांपल 2 हम किसका ले रहे हैं, यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म में सफिशिएंट क्या था अभी हमने देखा था, जब हमारी रेंज जो है सपोज मान लो कि एक्सआई जो है फॉलो हमको वाला केस ले लें, ठीक है, जो अभी पीछे लिया था। इसी में देखेंगे कि हमारा कंप्लीट कौन सा होता है, क्योंकि इसका सफिशिएंट क्या होता है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक जो होता है वो सफिशिएंट होता है। क्या होता है, सफिशिएंट। तो अभी अभी प्रूव करा हमने, ठीक है, इज सफिशिएंट और थीटा। क्लियर हुआ। अब यही हम फंक्शन ले लेते हैं और इसी को इसी स्टैटिस्टिक्स को प्रूव करेंगे ये कंप्लीट है या नहीं है। चलिए तो फिर कैसे करोगे उसके लिए, सबसे पहले तो इसका हमें पीडीएफ पता होना चाहिए, जैसे कि हमारा समीक्षा एक्सरसाइज था उसका पीडीएफ पता होता हमें, ठीक है। उसी तरह से इसका पीडीएफ निकालना पड़ेगा, तो इसका पीडीएफ निकाल लेते हैं पहले। और मैक्सिमम, ठीक है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का आपको पीडीएफ निकालना आता ही होगा। कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो पीडीएफ कैसे निकालते हैं, दैट इज nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज इक्वल टू n इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x होल पावर n माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप लोगों को निकालना आता ही है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ किस तरह से निकालते हैं। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, दैट मींस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x ऑफ t इनटू dt, ठीक है। और एफ ऑफ टी कितना हो जाएगा, दैट इज 1/थीटा, अपॉन थीटा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यहाँ पे x आएगा, दैट मींस हो जाएगा, ठीक है। अब बस यहाँ पे पुट कर दो तो क्या होगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन अपॉन थीटा की पावर n माइनस वन यहाँ पे और थीटा यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसको अगर हम u में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, फंक्शन मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे, इसका फंक्शन मानेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा। तो हमने क्या किया, इसको मान लेते हैं सपोज टी, क्या मान लिया टी, तो यहाँ पे टी हो गया, ठीक है। तो हमें क्या एक्सपेक्टेशन लेंगे इसके एच ऑफ टी, ठीक है, इसको मान के चलेंगे जीरो, प्रूव करेंगे कि एच ऑफ टी जो है वो जीरो। देखो कैसे, हमने क्या मान के चला कि जो एच ऑफ टी का एक्सपेक्टेशन है वो जीरो है। दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा, इंटीग्रेशन का साइन, और लिमिट क्या होगी, जीरो से लेकर थीटा की होगी, इनटू ऑफ यू इनटू, अब इसका पीडीएफ एच ऑफ टी ले रहे हैं ना, यू यहाँ से आ जाएगी ऑफ टी, क्या अब पीडीएफ क्या था इसका, दैट इज एन अपॉन थीटा को बाहर कर देते हैं, थीटा की पावर एन इनटू क्या था, दैट इज एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे क्या होगा, यू टी की पावर, अगर यू क्यों आ जाए, टी की पावर एन माइनस वन दिस इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ये वाला पार्ट तो हट चला जाएगा जीरो में, तो क्या इम्प्लाई करेगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू थीटा एच ऑफ टी इंटू टी की पावर एन माइनस वन टी। अब मेरे को बताओ कि ये तो पता चल गया, अब हमें इससे इससे कैसे आइडेंटिफाई करें कि एच ऑफ टी जीरो होगा या नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को याद हो, एक थ्योरम होती थी जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। क्या होती है पहले वो उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कौन सी थ्योरम, इसको नोट डाउन कर लेना, आई होप बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
ऑफ कैलकुलस। क्या होती है ये थ्योरम? ये थ्योरम कहती है, क्योंकि क्या है यहाँ पे सभी जब कंप्लीटनेस वालों करोगे तो यहाँ पे आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और ये फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस, ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि ये जीरो है कि नहीं। हमेशा क्या है, डिस्क्रीट वाला केस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। डिस्क्रीट वाला होगा तो समीशन ओपन कर दोगे, बट इंडिकेशन में नहीं कर पाओगे। इंडिकेशन में डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा, इसलिए हमें फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस चाहिए, ठीक है। चलिए, तो क्या है हमारी, दैट इज क्या होती है, दैट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन f1 x f2 x f ऑफ t dt। क्या मतलब हमारा कि कोई एक इंटीग्रेशन है हमारा f ऑफ t का फंक्शन का, इसकी जो लिमिट है वो क्या है, वेरिएबल क्या है, जिसकी लिमिट जो है वो वेरिएबल है। तो अगर हमें क्या करना है, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है g ऑफ, क्या मिलता है, g ऑफ, यहाँ पे f है, यहाँ पे काम करते हैं g कर लेते, क्योंकि सेम होगा ना फिर। ये g ऑफ t है और यह फंक्शन f का है, ठीक है। ये हो जाएगा g ऑफ f2 ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ f1 ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f, ठीक है। ये होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। अब यहाँ पे हमारा मान लो थीटा वेरिएबल मान लो, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा, देखो क्या मिलेगा, ठीक है। क्या करें, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा, पैरामीटर जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है वो वेरिएबल हो गया एक तरह से, तो ये क्या हो गया हमारा, डी ओवर टी थीटा इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू थीटा टू एच ऑफ टी, टी की पावर n माइनस वन टी टी इक्वल टू जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है। अब इसमें हम अपनी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जब हम अप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट, पहले क्या आएगा, g ऑफ फंक्शन किसका, इसी का, यानी कि h ऑफ, क्या मिल जाएगा हमें, पहली जो पावर कितनी है, थीटा है, तो यहाँ पे थीटा हो गया, इनटू थीटा की पावर n माइनस वन, फिर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ उपदेश, और थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में तो वन आएगा, इनटू माइनस, फिर क्या आया, g ऑफ सेकंड, यानी कि g ऑफ जीरो, यानी कि जिसका जीरो तो पूरा जीरो, तो क्या बचा फाइनली, व्हाट यू गेट इज h ऑफ थीटा इनटू थीटा टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज h ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। यही तो हमें देखना था, h ऑफ थीटा जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि h ऑफ t जो होगा वो भी जीरो होगा। यहाँ तक क्लियर हो, और हमें प्रूफ क्या करना था, ये लेके चले थे और ये निकाल दिया हमने, ठीक है। क्लियर हुआ सब लोगों को कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है कंप्लीटनेस, ठीक है। चलिए, आई होप सब लोगों को क्लियर होगा कि कंप्लीटनेस का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये तो कंप्लीटनेस हो गया हमारा और सफिशिएंट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम अपने सब कवर कर चुके हैं, अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक उनसे रिलेटेड, ठीक है। अब जो बात आती है वो बेसिकली आती है क्रैमर इनइक्वालिटी, ठीक है। अब जो एक इनइक्वालिटी होती है, क्या होती है, किस तरह से करते हैं, क्या में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या है, वो सारी चीजें जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेम टाइम पर, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे, उसके मेथड, यानी कि अभी तो जो हमने देखे थे उसके कैरेक्टरिस्टिक, अब उसकी मेथड कौन कौन से मेथड है जिससे हम क्या कर पाएंगे, अपने एस्टिमेटर को फाइंड करते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड है वो भी डिस्कस करेंगे, और हर मेथड को डिटेल में यहाँ पे विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे अपने कंप्लीट और सफिशिएंट। तो आप लोग इससे रिलेटेड और भी जितने टाइप के क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करना, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप अपने कल के लेक्चर में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, वो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, क्लियर। नहीं तो आज के सेशन को फिर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप सब लोगों को सारे डाउट क्लियर होंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं तक एंड करेंगे, ठीक है। जाने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं, कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टारगेट है आपका 2022, ठीक है। तो अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो हमारी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च्ड है, ठीक है, जिसमें आपको
25 यूनिट टेस्ट मिलेंगे, 5 मॉक टेस्ट होंगे, और जिसका पैटर्न जो होगा वो सेम एज इट इज IIT जैम पैटर्न होता है स्टैट्स का वही रहेगा, ठीक है, जिसमें 30% मैथ क्वेश्चन होता है और 70% क्या होगा हमारा स्टैटिस्टिक्स। और साथ में हर पेपर का चाहे यूनिट टेस्ट हो चाहे मॉक टेस्ट सभी का आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। और जिसका सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा लास्ट ऑफ फेब तक, यानी कि 28 फेब। ये आपको पता है फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका एग्जाम हो जाते हैं फरवरी में, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको इसको परचेज करना है तो आपको उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो ifsonline.com पे, या फिर हमारी कॉन्टैक्ट नंबर जो है 77589247। क्लियर हुआ? फिर आज के सेशन को फिर यहीं तक रखिए हम, वेरी मच। और साथ में एक बात और कि सेम टाइम पे कल लेक्चर होगा हमारा 3 बजे, सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा, थैंक यू वेरी मच।